सेहत के कुछ मसाइल और उनके हल के लिए होने वाले इकदामात के हवाले से फैसलाबाद में सत्याना, बंगला और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दही मराकज़ सेहत सत्याना को तौसी देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। जी बताइएगा, आज़ादार रूरल हेल्थ सेंटर में कितने बेड्स की तौसी होने जा रही है? आज बिल्कुल सत्याना और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से सत्याना रूरल हेल्थ सेंटर को जो तौसी देने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया से जो है तफसीलात तलब की गई हैं और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ इंतजामिया की जानिब से कहा गया महकमा सेहत इंतजामिया को कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है वो रूरल सेंटर सत्याना को जो है वो तौसी दी जा रही है और इससे मुतल्लिक जितने भी तफसीलात हैं वो फराहम की जाएँ। जारी करदा मरासिल में कहा गया है कि 21 अक्टूबर तक जो तफसीलात है वो फराहम की जाएँ, क्योंकि रूरल सेंटर इसका तकरीबन 20 बेड पे जो है इलाज मुआलजे की सहूलियात जो है फराहम कर रहा है और ऐसे में इसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल या सिर्फ बेड की जो तादाद है वो ऐसे में बढ़ाई जा सकती है और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया को कहा गया है कि जितनी भी मुमकिन तफसीलात हैं रूरल सेंटर महकमा सेहत इंतजामिया 21 अक्टूबर तक तफसील फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन तफसीलात के लिए। गर्मी हो या सर्दी या बात हो बदलते मौसम की, महंगाई का जिल बेकाबू ही रहता है। मौसम तब्दील होना शुरू हुआ तो गैस की लोड शेडिंग भी जोर पकड़ने लगी। गैस की लोड शेडिंग के सबब लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ ही लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं न जाने हर शय की बढ़ती कीमत कब कंट्रोल में आएंगी। मजीद बात कर लेते हैं, मोहम्मद अली नाहरू मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही जो है वो गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो शहरी हैं गैस की लोड शेडिंग का जो मुतबादल है घरों में चूल्हे जलाने के लिए जो है वो सुई गैस सिलेंडर जो है LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें तो बड़ी बड़ी हैं। जो आम सारिफ है, जो बालन खरीदने आता है, जो लकड़ी खरीदने आता है, उनके लिए भी मजीद मुश्किलात में उनकी इजाफा हो गया है। 6 माह कबल 400 से 500 रुपये फी मन बनने वाली जो लकड़ है, बालन है, वो इस वक्त 1200 से 1300 रुपये फी मन पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान नजर आते हैं और टाल वाले बजाते खुद भी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि कारोबार जो है वो ठंडे मौसम में वाकई ही ठंडे पड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है टाल वाले, इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, 6 माह में 800 के करीब इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? इजाफा होता जा रहा है, कारोबार कैसे जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज से 4 माह पहले हम तकरीबन 500-600 रुपये मन देते थे लकड़ी, अब है 1200 रुपये मन। मज़ीद गैस में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और भी रेट बढ़ेंगे, तो जब कस्टमर लेने आते हैं हमारे से लकड़ी तो वो हमारे साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं 1200 बहुत ज़्यादा है, हमें खुद महंगी आती है, हम क्या करें ये बताएं। पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल की वजह से भी लकड़ की जो है वो शॉर्टेज हुई, बालन की शॉर्टेज हुई, अब तो तसलसल के साथ आ रही है, फिर महंगा क्यों होता जा रहा है? सैलाब के साथ हमें लकड़ी नहीं मिल रही थी, हम मंडी में जाते हैं लेकिन हमें लकड़ी बहुत महंगी दे रहे थे, है लेकिन वो मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है। हम लेकर आते हैं लेकिन जब कस्टमर आते हैं हमारे से लेने तो वो भी परेशान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हैं। बिल्कुल, बजाते खुद भी परेशान हैं, दोनों तरफ से, शहरी हो या खरीद फरोख्त करने वाले टाल वाले हों, उनका भी जो कारोबार है मंदा पड़ चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा बुजुर्गों, लकड़ी लेने आए हैं आप, क्या कहें? बहुत महंगी है लकड़ की, पहले 4-5 माह पहले 500-600 रुपये थी, अब 1200 से भी ऊपर हो गई, 1200 से भी। तो गैस जो है वो भी महंगा है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। घरों में तो लोड शेडिंग है, गैस आ रही है आपके? नहीं, कभी 2 दिन बाद आती है, कभी 3 दिन बाद। अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ है सही से, मौसम सिर्फ तब्दील हुआ है तो गैस की लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच चुकी है और शहरी मेरे साथ मौजूद है। जी भाई आप बताइएगा। जी भाई, घरों में भी लोड शेडिंग ऐसे ही है, सुई गैस की, जो से सुई गैस नहीं आ रहा, 2 दिन आता है, 3 दिन नहीं आता, 1 दिन आता है, घंटा आता है, 2 घंटे आता है, बस सुबह टाइम आ जाए, सुबह 5 बजे आता है, रात को। अच्छा, बालन खरीदने आए हैं, कितना खरीदा है? क्या शुक्रिया मोहम्मद अली नारू हमें अपडेट करने के लिए। 7 नवंबर तक अलाउंस ना बढ़ाए गए तो काम बंद होगा, मुकम्मल एहतजाज होगा। लोकल गवर्नमेंट मुलाजिमीन ने इंडिया दे दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन के हवाले से, तो पे एंड पेंशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर अमल दरामद न होने की वजह से एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद खान कल्लू यूनियन रहनुमा मौजूद हैं। कल्लू साहब बताइएगा, अब किस मसले पर जो एहतजाज आपकी जानिब से किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्रिया सिटी 41, हमें इंतहाई खुशी होती है कि आप हमारे मसाइल आला अवानों तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही जो अडॉप्शन लेटर 15% का था पेंशन का था, वो तो हमें मिल गया, महंगाई के इस दौर में अच्छा हुआ। लेकिन एक धरना हमने फरवरी 2021 में दिया था पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो धरना इतना कामयाब हुआ, वहाँ हमें उठाया गया, चैलेंज की गई। उस चैलेंज की बदौलत हमें ये कह के उठाया गया था कि पे एंड पेंशन कमेटी एक सिफारिशात मरतब करेगी, उस सिफारिशात मरतब करने की रोशनी में हमें जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, वो हमसे कमिटमेंट तो कर ली उस हुकूमत ने, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक रुका हुआ है। वहाँ हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस का मसला था, वो आज भी 2008 की पेंशन जो बेसिक पे है उस पर इंटैक्ट है, लेकिन 2008 के बाद आज तक कितने फीसद महंगाई में इजाफा हुआ है। हमारा यही मुतालबा है, वफाकी गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी हुई है 7 नवंबर तक कि 100% मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस है, इसमें इजाफा किया जाए। हम आपकी मीडिया की वसालत से यही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वफाक को, कि खुदारा इन मुलाजमीन के बच्चों पर रहम करो और महंगाई के तनाज़ुर से तनख्वाहों में इजाफा करो और मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में 100% इजाफा करो। अगर गवर्नमेंट ने 7 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम 8 नवंबर को इस्लामाबाद में एक धरना देंगे, वो जो तरीकी होगा। अलाउंसेस 7 नवंबर तक ना बढ़ाए गए तो काम बंद होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। फेस्को दफातर खुद फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को के अपने ही दफातर ने बिजली के 70 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। आपको बता रहे हैं फेस्को दफातर खुद फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को के अपने ही दफातर की बिजली के 70 लाख के बिल अदा नहीं किए गए। फेस्को ने अपने दफातर को बिजली के बिलों से मुतालिक खुली छुट्टी दे दी। आपको बता रहे हैं फेस्को दफातर खुद फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को के अपने ही दफातर ने बिजली के 70 लाख के बिल अदा नहीं किए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। फेस्को दफातर खुद फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को के अपने ही दफातर ने बिजली के 70 लाख रुपए के बिल ही अदा नहीं किए। फेस्को दफातर खुद फेस्को के नादहिंदा निकले हैं। फेस्को के अपने ही दफातर ने बिजली के 70 लाख के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने अपने दफातर को बिजली के बिलों से मुतालिक खुली छुट्टी दे दी। बताएं, सैलाब के असरात में कमी के बाद 2 माह बंद रहने वाली मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन बिलाखिर बहाल कर दी गई है। मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन चिन्नौर से होती हुई कराची जाएगी। पहले रोज कितने मुसाफिर सवार हुए, नए औकात कार क्या होंगे, जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार बताइएगा। जी तकरीबन 2 महीने बाद मिल्लत एक्सप्रेस का जो उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है। सैलाब की वजह से जनूबी पंजाब में जो रेलवे के ट्रैक्स मुतासर हुए थे, उस वजह से मिल्लत एक्सप्रेस को भी बंद किया गया था। आज पूरे 2 महीने बाद इसको बहाल किया जा रहा है। लाला मूसा से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का स्टाफ यहाँ पे चिन्नौर में होता है और काफ़ी बड़ी तादाद में आज मुसाफिर इस पर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त स्टेशन मास्टर गुलाम मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वक्त में क्या तब्दीली आई है और इसका क्या रूट है, कितने लोग यहाँ से आते जाते हैं। सर, पहले इसका क्या टाइम था और अब इसमें क्या वक्त में तब्दीली आई? टाइम था 2:10, अब टाइम हो गया 1:50। ये जो लाला मूसा से आकर कराची की तरफ जाती है, ये गाड़ी अब 1:50 पे आया करेगी और जो कराची से आती है वो 11:50 पे आएगी। अल्लाह का शुक्र है कि रेलवे मिनिस्टर साहब की कोशिश और चेयरमैन रेलवे, जीएम और स्टाफ की अनथक कोशिशों से ये जो ट्रेनें दोबारा बहाल हो गई हैं और आज से इनका ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो जो है ना, इसका आज गाड़ी जो आ रही है, पहले दिन चिन्नौर से अंदाजन कितने मुसाफिर सफर करते हैं यहाँ से? तकरीबन डेली राउंड अबाउट 100 पैसेंजर जो है वो सफर करते हैं कराची की तरफ। मुख्तलिफ स्टेशन पे जो है टूवर्ड्स कराची 100 पैसेंजर होते हैं। बिल्कुल जी, 100 से ज्यादा जो मुसाफिर हैं वो इस मिल्लत एक्सप्रेस पर चिन्नौर स्टेशन से इस पर सवार होते हैं। रहने वाली मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन बिलाखिर बहाल हो ही गई। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। आपको बताएं, ताजिरों और एफबीआर में पॉइंट ऑफ सेल का मामला हल ना हो सका। 2 साल बाद भी पीओएस को खत्मी शक्ल न दी जा सकी। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर चौधरी तलत ने हुकूमत से शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा, चौधरी तलत का इस हवाले से मजीद क्या कहना है और मामला अब तक हल क्यों नहीं हो सका?
FBR اور تاجروں کے درمیان POS کا معاملہ جو ہے وہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو کیوں کوئی حتمی شکل نہیں دی جا پا رہی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری طلعت صاحب، جو کہ سابق سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے۔ گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بے بہا چودھری صاحب میٹنگز ہوئی ہیں، تاجروں نے ملاقاتیں کی FBR میں جا کے، اس کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہاں جا کر یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونا چاہیے؟ تاجروں کے اینڈ سے کچھ پرابلمز ہیں یا FBR کے اینڈ سے شرائط بہت زیادہ سخت ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا؟ جی بہت شکریہ بٹ سر یہ دونوں طرف سے معاملہ، دونوں طرف سے FBR نے اس کو سلجھایا نہیں اور تاجر اس کو حل کرنا نہیں چاہتے، دونوں طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر اس کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے کہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بے شمار دکانیں جو 1000 اسکوائر فٹ سے چھوٹی ہیں ان کو بھی آ رہے ہیں نوٹس، ہزاروں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کا بل جو ہے 7 لاکھ سے، جن کو 7 لاکھ سے کم ہے ایکسیڈ ہونا چاہیے، جن کا کم ہے ان کو بھی آ رہے ہیں، وہ بھی سینکڑوں نوٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو رجسٹر ہونے کے اہل ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے، معاملہ دونوں طرف سے ہے۔ اس کو آسان طریقے سے بے بہا میٹنگز ہونے کے باوجود آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ اور اس کے اگر دوسرا پہلو دیکھیں کہ اس کے ساتھ تھا کہ اگر چھوٹے تاجر جو ہیں وہ جو رجسٹر ہیں وہ دے کے 6,000 روپے بجلی کے بل کے ساتھ، اور دوسرے جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ رجسٹرڈ وہ دیں گے 3,000 روپیہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں وہ معاملہ بھی التوا کا شکار ہے، یعنی تاجروں کی طرف سے بھی کچھ سستی کی جا رہی ہے۔ جی تاجروں کی طرف سے بھی سستی ہے، میں اس میں کوئی دوسری رائے اچھا، نہیں۔ اس میں اگر میں بات کرتا ہوں کہ POS کی شرائط کے اندر کچھ آسانیاں ہونی چاہیے، وہ آسانی، سب سے بڑی آسانی کیا ہو؟ سر اس کی سب سے پہلے تو اس کو دکاندار کی بل ہونی چاہیے اس کے ساتھ شامل۔ آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک محلے کی بیکری ہے، آپ اس کو بڑی بیکریوں کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے، وہ کیوں دے گا 17% زیادہ؟ بڑی بیکری سے بھی اتنا چارج کیا جا رہا ہے اور چھوٹی بیکری سے؟ محلے کی بیکریوں سے بھی وہ سارے کو ساتھ ایک ہی جو زنجیر کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے، یہ سب تاجروں کو ایک شرائط میں نرمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شراز تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں فیسکو کے بے ہنگم لٹکتے تار بڑے حادثے کو دعوت دینے لگے۔ تاجر لٹکتے تاروں سے خوفزدہ، فیسکو سے سدباب کی اپیل کر دی۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امیر بٹ نے معاملہ حل نہ ہونے پر احتجاج کا اندیا دے دیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، فضیل احمد موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی فضیل بتائیے گا۔ جی بالکل، 8 بازاروں کے اندر فیسکو کے لٹکتے تار جو ہیں وہ تاجروں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ فیصل آباد منٹگومری بازار کے اندر پلازے میں افسوسناک واقعہ کے بعد بھی تاجروں کا کہنا ہے کہ فیسکو کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ شٹروں کے اوپر ویسے ہی بے ہنگم تار جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں جو پھر کسی بڑے حادثے کو دعوت دے رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ فیسکو سے کئی بار مطالبات کرنے کے باوجود بھی بے ہنگم جو لٹکتے بجلی کے تار ہیں ان کا کوئی بھی سدباب نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ فیصل آباد کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی کپڑا مارکیٹوں کے اندر افسوسناک واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہے ہیں۔ سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بٹ صاحب بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جو فیسکو کے لٹکتے تار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس طرح کہ آپ نے سارا وقوع جو سوتر منڈی میں ہوا ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پنجاب گورنمنٹ، یہ کمشنر، یہ DCO اور فیسکو کے چیئرمین کیا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 مطلب شہید لوگ ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ سوتر منڈی صرف بند ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں فیسکو چیف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوسرا وقوع پیش آ گیا، خدا نہ خواستہ پھر تم نہیں بچو گے، تو لہذا میں برائے مہربانی یہ کہتا ہوں کہ اگر دوسرا واقعہ پیش آئے تو برائے مہربانی صرف سوتر منڈی کی تاریں باہر نہیں ہیں بلکہ 8 گلیوں میں، 8 بازاروں میں تمام جو بجلی کی تاریں وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، لہذا ان کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے تاکہ جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے جو رہائشی ہیں وہ خوف زدہ ہوئے ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ خوف زدہ ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। रिजल्ट में किसी तालिब इल्म को पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन सिटी 41 ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तुलबा ढूंढ लिए। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद के अहमद इरफान 1076 नंबरों के साथ पहले नंबर पर हैं। मजीद हाई अचीवर्स के बारे में जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से आज इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया गया। तालीमी बोर्ड ने तो किसी भी तालिब इल्म को पोजीशन नहीं दी, लेकिन सिटी 41 फैसलाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सामने लेकर आया है। इस हवाले से अगर बात करें तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के रिजल्ट की, तो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं इंटरमीडिएट में पंजाब कॉलेज के अहमद इरफान 1076 नंबर के साथ। इसके अलावा अगर दूसरी पोजीशन की बात करें, जिसमें 2 बच्चे हैं, जिनमें एक फैसलाबाद से पंजाब कॉलेज के ही मोहम्मद अरसलान है और दूसरे एस्पायर कॉलेज जंग से अब्दुल हनान है, जिन्होंने 1075 नंबर हासिल किए और फैसलाबाद बोर्ड की जो पोजीशंस की दौड़ है उसमें दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरी पोजीशन की, तो 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1073 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की है, जिनमें पंजाब कॉलेज की आयशा आसिफ है, रिदा जैनब है, मुनीबुर रहमान है और इसके अलावा किप्स कॉलेज के हाशिर हैं। इस वक्त हमारे साथ सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले की दौड़ में वाले मोहम्मद अरसलान, उनकी फैमिली, उनके असाजा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं आज इस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा नंबर अचीव करने पर क्या फीलिंग है और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अरसलान मौजूद हैं। सबसे पहले मुबारकबाद आपको। अफसोस तो यह है कि बोर्ड ने पोजीशन नहीं अनाउंस की, लेकिन सिटी 41 की तरफ से आपको मुबारकबाद दी जाती है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके 2nd नंबर पर। क्या कहते हैं, क्या फीलिंग है और फ्यूचर में क्या प्लान बना रखे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने दूसरी पोजीशन अता फरमाई और मेरे माँ बाप की दुआओं का और उस्ताद के जो मेहनत का उन्होंने जो वसीला है अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। अब आगे यही है कि मेडिकल ही जारी रखूँगा, इंशाल्लाह MBBS का टेस्ट दूंगा, उसके लिए अप्लाई करूँगा। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे कि आगे मज़ीद आसानियाँ हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। बिल्कुल, डॉक्टर बनना चाहते हैं और अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबी अता करे। अरसलान के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं बच्चों की कामयाबी। यकीनी तौर पर वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। क्या कहते हैं आज के दिन आपका बच्चा पूरे फैसलाबाद बोर्ड में 2nd पोजीशन पर है? ये तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद बच्चे का जिसने मेहनत की और बाकी टीचरों का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा मोहल्लेदारों को, दोस्तों का जिन्होंने दुआएं की है इसके लिए, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी अदारे से ये बच्चा चला है, जो अदारे में हम खड़े हैं ना, इसी अदारे में फ़र्स्ट बच्चे को यहीं दाखिल कराया था, यहाँ से इसने तलीम हासिल किया और अल्लाह का शुक्र है इसने मैट्रिक में MC कोतवाली में भी टॉप किया था, MC कोतवाली में भी टॉप किया था और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात 41 ने ज्यादा नंबरों वाले तालिब इल्म ढूंढ ही निकाले। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए।